गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन के बारे में। वही एंजल वन जिसके थ्रू हम ब्रोकिंग बिजनेस में वो आते हैं, वहाँ से हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी के शेयर लेते हैं, बेचते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंजल वन का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, उसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को समझेंगे, उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को समझेंगे आगे आने वाले समय में। और ये रेगुलेटरी चेंज जो हो रहा है सेबी की तरफ से, उसका असर इस कंपनी के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसको वैल्यूएशन को समझते हुए अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी इसको छोड़ देना चाहिए या कोई करेक्शन में इसके ऊपर देना चाहिए, इसके ऊपर हम डीप चर्चा करेंगे। तो वापस आते हैं एंजल वन। तो एंजल वन, ये आप सभी को पता है, ये एक ब्रोकिंग बिजनेस में है। तो इनका एक सुपर ऐप है एंजल वन करके, जिसके थ्रू आप एफएनओ में टर्नओवर कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, इक्विटी के सेगमेंट्स में कर सकते हो। ये उनका मेजर काम है। ठीक है। अभी एंजल वन इज चेंजिंग their territory from being the brokerage company to being the wealth advisory company to being the mutual fund industry company। मतलब उनके ऐप में अभी ब्रोकिंग ही नहीं होगा। तो अब उनके ऐप में आप अपने इक्विटी के म्यूचुअल फंड ले सकते हो, आप वहां पर अपने लोन ले सकते हो, मतलब आप एफडी कर सकते हो वहां पर, आप वहां पर अपने लोन को ले सकते हो उनके यहाँ से। और क्रेडिट लेंडिंग भी इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। सो दे आर चेंजिंग their stance from being a brokerage company to now they are turning towards a wealth advisory, equity mutual fund distribution। तो सब सेगमेंट्स में वो आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ द सेबी गाइडलाइंस, जो कि जुलाई अगस्त में सेबी ने स्टार्ट किया था। उनकी जो एफएनओ एक्सपायरी थी, तो सेबी ने कहा है कि हम वीक में जो एक्सपायरीज होती है, तो हर एक एक्सचेंज को, एनएसई को कहा और बीएसई को कहा, आप एक एक एक्सपायरी करोगे वीक में। ठीक है। आप दो दो तीन तीन चार चार एक्सपायरी नहीं करोगे। और जिसकी वजह से अगर आपकी एक्सपायरीज कम हो जाती है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ब्रोकरिंग में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, एंजल वन है, जीरोदा है, ग्रो है, इसको इम्पैक्ट आता है। क्योंकि एंजल वन जैसे कंपनियों का बहुत सारा बिजनेस जो आता है, 69% जो बिजनेस आता है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम से आएगा। मतलब जितना ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा ब्रोकरेजेस इन कंपनियों को मिलेगा और इन कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन सेबी के इस गाइडलाइन की वजह से, बिकॉज ऑफ ये वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता चला जाता है, और जिसकी वजह से आप देखोगे एंजल वन का जो स्टॉक था 4000 से लेके 2800 तक गया था। तो जिसका कुछ रीजन था। हर एक चीज में आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में कोई भी चीज होती है वो फंडामेंटल के बेसिस पे ही होती है। चार्ट वार्ट वो अभी के लिए मतलब टेम्पररी अच्छा लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद स्टॉक फंडामेंटल के बेसिस पे ही चलता है। लेकिन कल के मार्केट में आप देखोगे एंजल वन जो था वो 18% अप था। इट्स नॉट अ जोक गाइज, 18% अप था। तो क्यों था? कल उसके बिजनेस अपडेट आए थे, तो उन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया है। क्योंकि आप अगर देखोगे इंडिया में इंडिया में जो इक्विटी का कल्ट चेंज हो रहा है, जैसे अपने मैंने पिछले वीडियो में कहा, आनंद राठी वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज में जिस तरीके से लोगों की वेल्थ बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कंपनियां भी अच्छी करती जा रही है। एंड सिमिलर इज द केस विद द एंजल वन। एंजल वन ने अपना धंधा शुरू किया था ब्रोकरेज से, मतलब वो सिर्फ इक्विटी और अपने फ्यूचर ऑप्शन जो आप करते हो, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी की एक्सपायरी होगी, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, उसको वो कैटर करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द ये रेगुलेशन चेंज की वजह से उनके बिजनेस पे जैसे जैसे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इससे मुंह हटते हैं, हम शुरू करते हैं अभी वेल्थ एडवाइजरी। जो आनंद राठी वेल्थ भी कर रहा है, जो मोतीलाल ओसवाल भी कर रहा है, वही केस अभी ये लोग भी कर रहे हैं। अभी अपने बिजनेस को उस तरीके से वो ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है। आप अगर देखोगे 27 मिलियन का उनका क्लाइंट बेस है। एंजल वन का ऐप का क्लाइंट बेस 27 मिलियन है। इसमें से 3 मिलियन क्लाइंट को उन्होंने इस क्वार्टर में ज्वाइन किया है। और सबसे ज्यादा इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो 25 एज के नीचे के जो लोग हैं, उनको एक्वायर करने की कोशिश है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे प्रोमिनेंट बात लगी, वो टायर वन सिटी को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, बिकॉज उनको लग रहा है कि वहां हो गया, स्मार्ट लोग है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि टायर टू टायर थ्री सिटीज में जाके नए यंग क्लाइंट को अपने बेस पे ला रहे हैं, मतलब उनको बोल रहे हैं कि अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोलो। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 732 मिलियन का पैन कार्ड का होल्डर है। इसमें से 175 मिलियन लोग हैं जिनके डीमैट के अकाउंट है। और उनमें से 3% ही जो लोग हैं वो एक्टिव एनएसई क्लाइंट्स है, मतलब कुछ 48 मिलियन ही लोग हैं जो एक्टिव है।
तो आप देखोगे देयर इज अ ह्यूज स्कोप। जैसे जैसे आप टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाओगे, जितने जितने नए क्लाइंट को आप एक्वायर करोगे और उन क्लाइंट को आप बोलोगे कि ट्रेड करो, ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, जितने ज्यादा लोग इक्विटी का शेयर लेंगे, बेचेंगे, इंट्राडे करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे बेचेंगे, तो इन सारी चीजों के इनसे इनका ब्रोकरेज बढ़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी धंधा ना, उसको आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इंडिया की पॉपुलेशन को मैंने समझाया, पॉपुलेशन इंडिया की है, उसमें से पैन कार्ड होल्डर्स है और उसमें से एक्टिव अकाउंट 3% है। अगर ये 3% का अकाउंट अगले 10 साल में अगर 10-12% भी हो जाता है एक्टिव अकाउंट टू बी वर्किंग ऑन द एनएससी और ऑन द एंजल वन, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज स्कोप द कंपनीज लाइक एंजल वन एंड जीरोधा। एंड नाउ एंजल वन अपने ऐप पे आपको बोल रहा है कि भाई साहब अगर आपको एफडी करनी है तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे ऐप पे आओ और आप एफडी करो। मैं बैंक को लेके आऊंगा और बैंक का टाई अप किया है उन लोगों ने, वहां पर बहुत सारी बैंक अभी इनसे जुड़ रही है और आगे आने वाले समय में भी इस चीज को वो ग्रो करना चाहते हैं। मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना ऐप खोलो, उसी ऐप के ऊपर ट्रेडिंग करो, उसी ऐप के ऊपर आप इक्विटी के शेयर ले लो, अपनी वेल्थ बनाओ, अपना वेल्थ एडवाइजरी करो और उसी ऐप पे आप एफडी भी करो। सबसे बढ़िया बात, दे आर ऑल्सो कमिंग फॉर द एनबीएफसीज, मतलब जैसे आदित्य बिरला कैपिटल हो, सैटन केयर हो, उन लोगों को उनके पास टाई अप कर रहे हैं उन लोगों के साथ और उन लोगों से वो बोल रहे हैं कि लेंडिंग बिजनेस भी स्टार्ट करो। मतलब ये लोग अभी लोन दे रहे हैं, मतलब अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन भी अब लोग देते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल लोन की जिम्मेदारी लगी, मतलब आपको अगर पैसे चाहिए होगा, आप सुबह रात वो इसमें होते ही हो, मतलब एक्टिव एंगेजमेंट आपके ऐप पे ऊपर होती है, उसी ऐप पे ऊपर वो बोल रहे हैं कि आओ मेरे से लोन ले लो। तो मतलब उनका जो बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस अभी डायनेमिक्स हैज बीन चेंजिंग बिकॉज वो लेंडिंग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। और आप देखोगे उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया पिछले कुछ 2 क्वार्टर से कि एसआईपी भी आप मेरे ऐप से करो। मतलब आप जाते थे इधर उधर, मतलब एनजे वेल्थ हो गया, इसको हो गया, उसको हो गया, कोटक महिंद्रा के पास जाते थे, वो एसआईपी स्टार्ट करते थे। वो बोल रहे हैं कि मेरे ऐप पे आओ और आप एसआईपी करो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब फंडामेंटल चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको समझेगी तो आपको धंधा समझ में आएगा। क्योंकि ये चीजें समझेगी नहीं तो धंधा समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से वो ग्रोथ के एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक है, हम रेवेन्यू के ऊपर आएंगे, लेकिन आप समझोगे कि कैसे कैसे वो बढ़ रहा है। पहले मैं कहा टायर 2 की सिटी भी जा रहे हैं, यंग क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो लोग लेंडिंग बिजनेस में आ रहे हैं, फिक्स्ड इनकम में आ रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम इसमें वो खेल रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उनके बिजनेस के ऊपर जो सेबी का गाइडलाइन का रेगुलेशन जो आ रहा है उनके ऊपर, तो उसको कैटर करने के लिए उन लोगों ने अभी ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा दिए। कैश सेगमेंट में 0 रुपीज लगते थे आपको शेयर लेने और शेयर बेचने के लिए, लेकिन अभी नवंबर से आपको लगेंगे 20 रुपए एक ट्रांजैक्शन के। वो बोल रहे हैं ये जो कॉस्ट इनको ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, हम इससे उभर पे लेके आएंगे। ठीक है, उन्होंने उसका जो एएमसी बिजनेस था उसके ऊपर भी 60 रुपीज पर क्वार्टर बढ़ा दिया गया है, अभी से 1 नवंबर से स्टार्ट होगा वो। और आपको जो एमटीएफ है, म्यूचुअली ट्रेडेड फंड, मतलब आपको अगर पैसे की जरूरत है, मार्जिन शॉर्टफॉल आपका आ रहा है, मतलब मान लो कि कोई स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिर जाता है, वो आपका फेवरेट स्टॉक है, आपको लेना है, आपको बहुत क्वांटिटी लेनी है, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो ये बोलता है कि मेरे से 9 लाख ले लो 12-13% से और तुम अपनी क्वांटिटी खरीद लो। ठीक है, तो वो एमटीएफ सेगमेंट में भी अभी लोग उसके चार्जेस बढ़ा रहे हैं, और उसका जो इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हैं वो ब्यूटीफुल है, 14% का इंटरेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, लोग यार बैंक से जाके पैसे लेके एंजल में डालने के बजाय एंजल से ही 14% से लेते हैं, वहां ही चक्कर घूम जाता है, और जैसे ही उसका शॉर्टफॉल हो जाता है एंजल ब्रोकिंग अपनी अकाउंट, मतलब अपना शेयर बेच देता है। तो ये सारा फायदा एंजल को हो रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज उसके ही ऐप पे वो सारा खेल अभी हो रहा है। तो सेबी का जो इंटरेस्ट है वो अपने लॉसेस को, रिटेलर के लॉसेस को कम करने का है। लेकिन ये लोग बहुत अभी होशियार हो रहे हैं, वो अपने ऐप पे ही बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो, हमारे अभी रिलेशनशिप मैनेजर हम अपॉइंट करेंगे, जिसके भी अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर का धंधा होगा, मतलब 1 करोड़ से ऊपर से उसका पोर्टफोलियो होगा, उसको एक आरएम असाइन किया जाएगा। उसको बोलेगा कि तुम ये शेयर बाय कर लो, वो शेयर बाय कर लो, और वो शेयर बेचने से खरीदने से उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को वो लोग बढ़ा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर अगर ब्रोकरिंग बिजनेस को ही देखे हुए, ये पूरे बिजनेस सेगमेंट में ये नंबर 2 कैटेगरी में ये आता है। इनका जो मार्केट शेयर है टोटल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, 15% का इंडिया का मार्केट शेयर एंजल वन के पास है। ये 2 नंबर पे है ऑब्वियसली, 1 नंबर पे ऊपर जीरोदा है और 2 नंबर के ऊपर ये लोग काम करते हैं, तो 15% से है। ठीक है, और जितने भी एक्टिव
एसआईपीज अभी नई एसआईपी जो आ रही है उसका जो ग्रोथ है वो 22% का क्यू बेसिस पे उसकी ग्रोथ है। मतलब लोग इंटरेस्टेड है कि ठीक है एंजल के ऐप पे ही हम एसआईपी करेंगे, उस एसआईपी का थोड़ा सा परसेंटेज एंजल को जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो इस तरीके से वो अपने इसको बेस कर रहे हैं, और जो नए क्लाइंट इसमें से जुड़ रहे हैं वो ब्यूटीफुल है। मतलब 75 मिलियन, मतलब इसके जो ट्रांजैक्शन देखोगे 490 मिलियन के ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम की तरफ से यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। एंड हर क्वार्टर से, हर ईयर से वो 40-40% से अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा टायर 2 सिटी से क्लाइंट्स को लेके आ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ट्रेडिंग करो। और जो भी क्लाइंट आते हैं उनके यहाँ पे अकाउंट खुलते हैं, उसमें से 1/3 ही अकाउंट है जो एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है, सिर्फ उसने अकाउंट खोला है। तो उन लोगों को कैटर करने के लिए, जो लोग अभी एक्टिव नहीं है, उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, उनका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इक्विटी में आओ, आपको पैसा बनेगा, वेल्थ बनेगी। तो उसके लर्निंग प्लेटफॉर्म भी खोल रहे हैं, उसकी भी वो फी ले रहे हैं। तो जिसके हिसाब से वो, देयर इज अ ह्यूज स्कोप दैट एंजल ब्रोकिंग कैन बी अ टर्नओवर गेम, अनलेस देयर इज अ न्यू सेबी गाइडलाइंस इस तरीके से कहीं आती है, तो वहां पर भी उनके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी उनके आते हैं कि Q2 के उनके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे। देखो Q2 में आप सबसे अच्छी बात है, उनका जो नेट इनकम बढ़ा है ब्रोकरेज से, दैट इज ब्यूटीफुली 40% अप। मतलब उसका जो धंधा आता है उसमें से 40% की क्यूएस बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। मतलब पिछले FY24 से अभी FY25 से लेके 43% की रेवेन्यू की ग्रोथ है, पैट की ग्रोथ है 39% की, ईबिटा की ग्रोथ है 42% की, क्लाइंट बढ़ रहा है 40% से, ऑल एवरीथिंग इज इन द ग्रोथ। इन सभी चीजों से कल आपने देखा होगा स्टॉक में बहुत अच्छी रैली आई है। और उसके जो एमडी है और चेयरमैन है दिनेश ठक्कर ने बहुत अपने कॉन कॉल में कहा कि हमें कोई इशू नजर नहीं आता है, सेबी कर्व करे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को, लेकिन जो ट्रेड करना चाहता है वो ट्रेड करेगा ही करेगा। और वो चाहते हैं कि हम एक आदमी जो हमारे पास क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पे आता है उसको हम क्रॉस सेल करें, उसको बोले कि भाई तुम हमसे लोन ले लो, फिक्स्ड इनकम कर रहे हो, तुम अपने बीवी को भी बताओ, तुम यहाँ पर ट्रेड भी करो, यहाँ पर इक्विटी शेयर भी ले लो, यहाँ पर एसआईपी भी कर लो। तो बहुत सारी चीजें वो अपने इसमें क्रॉस सेल प्रोडक्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ब्रोकिंग बिजनेस में रह गई है। नाउ इट इज बीन चेंजिंग द स्टांस फ्रॉम द ब्रोकिंग बिजनेस इंडस्ट्री टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट और ये सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो उसमें कर रही है। हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे 100% में से 69% का जो बिजनेस है तो उनका वो ब्रोकरिंग से आता है। बाकी जो बिजनेस है, मतलब कुछ 18-20% का बिजनेस है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है। इंटरेस्ट इनकम मतलब जो ये एमटीएफ में आपको लोन देके 14% जो माल उठाते हैं उसमें से उनका बिजनेस आता है। बाकी बिजनेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, बाकी बिजनेस एसआईपी से आता है। 69% का बिजनेस 100 में से हमारा इक्विटी से आता है, मतलब इक्विटी में जो लोग काम करते हैं वहां से आता है। उसमें भी मतलब सॉरी ब्रोकरिंग में आता है। तो 69% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम ब्रोकरेज। उसमें भी आप देखोगे एफएनओ का जो सेगमेंट है वो 85% का बिजनेस देता है, और बाकी जो बिजनेस है 11-12% का बिजनेस है वो कैश सेगमेंट से आता है। उन्होंने एक बात कही अपने कॉन कॉल में, उन्होंने कहा कि वी आर गिविंग अवेयरनेस टू द पीपल टू डू द मोर ट्रांजैक्शन ऑन द कैश साइड, बिकॉज ऑब्वियसली उनको हिट पड़ रही है ये सेबी की वजह से, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट ऑन द कैश सेगमेंट। मतलब कैश सेगमेंट में जितनी आप ट्रांजैक्शन करोगे उतना फायदा ये ब्रोकरिंग फर्म जैसे एंजल वन को जैसी कंपनियों को होगा। ठीक है, आप अगर देखोगे एनएससी के जो एक्टिव अकाउंट्स है, एक्टिव क्लाइंट्स है, उसमें भी 15% का रोल है एंजल वन का। और आप अगर देखोगे Q1 24 से लेके Q2 25 से लेके उस समय तो 12% था, 12% से 15% आ रहा है। तो मतलब अपने मार्केट शेयर को धीरे 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 वो बढ़ा रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर अपने सेल्स को बढ़ा रही है, मार्केट शेयर को एक्सपांड कर रही है, तो इस कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एज ए इन्वेस्टर हमें मिलती है। ठीक है, आप अगर इसमें देखोगे दिनेश ठक्कर को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इज देयर एनी टिफ कंपटीशन, मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज आ रहे हैं जो मतलब जीरो इसमें काम कर रही है, आप 20 रुपी चार्ज करोगे कैश सेगमेंट में तो आपको कुछ अफेक्ट होगा कि नहीं। तो वो बोल रहे हैं नहीं, हमारे कस्टमर को हमने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ऐप डेवलप किया है जिसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्मूथिंग है। वो बोल रहे हैं कि बाकी लोग इतना अच्छा डेवलप कर नहीं पाएंगे। और उनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब हम एक दूसरे का क्लाइंट अभी खींच नहीं रहे हैं, बिकॉज हम नए नए जोग्राफीज में जा रहे हैं, नए नए क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हैं। सो देर इज अ नो कंपटीशन बिटवीन दीज टू गाइज कि भाई एक दूसरे का क्लाइंट खींच लो, हम तो नए जोग्राफी में जाके नए क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब दे अंडरस्टैंड देयर बिजनेस वेरी वेल।
और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो यही है। और सबसे अच्छी बात लगी कि अगले क्वार्टर में भी 3 एनबीएफसीज को वो अपने प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, तो आप इसमें जाके अपनी लेंडिंग बिजनेस भी कर सकते हो। सो आई थिंक फ्रॉम द, और उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि 20-25% हमारी ग्रोथ तो आसानी से होगी। सेबी से इस रेगुलेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक मोटा मोटी आप समझ लो, चेंजिंग द स्टांस। सेकंड, रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और उनका जो डेली का टर्नओवर है उसमें भी बहुत तेजी से मतलब इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, मतलब क्यू एन क्यू बेसिस के ऊपर 5-6% से क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हर दिन का जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से वहां पर बढ़ रहा है। मतलब दे आर आस्किंग पीपल टू ट्रेड। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मतलब हम अभी कस्टमर को, आपने देखा होगा, आप अगर ऑफिस में बैठे हो तो आपने उसमें नोटिफिकेशन ऑन किया है तो उसमें आता है मार्केट 4% गिर गया है, अभी चांस है आप ये इसमें स्टॉक में डाल दो, ये बहुत अच्छे फंडामेंटली स्टॉक है। तो वो एडवाइजरी भी देते हैं, फ्री एडवाइजरी देते हैं। बैंक निफ्टी का कॉल भी फ्री देते हैं। वो क्यों देते हैं? मतलब ये खेलो इंडिया खेलो है। आपको, मुझे ये समझ नहीं आता कि रिटेल इसमें कैसे फंस जाता है। यार आप उसकी पीपीटी को पढ़ो, वो बोल ही रहे हैं कि हम ऐसा ही काम कर रहे हैं, वो इससे धंधा बना रहे हैं। और जो रिटेलर उसमें फंस रहा है वो पैसे कमा रहा है, मतलब पैसे कमा रहा है। तो वहाँ जो आपके मैसेजेस आते हैं कि इसको बाय करो, उसको सेल करो, इसको बाय करो, उसको सेल करो, मुझे लगता है हर एक के व्हाट्सएप में 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं ये करो, इधर ये ले लो, ये खरीदो, ये कर लो। वही भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। मोटा मोटी बिजनेस तो एंजल को ही जा रहा है, तो एंजल बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप बड़े हो रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि धंधे का गोल ही ऐसा है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज हैबिट के ऊपर चलती है, और एंजल वन ने जो हैबिट लगाया है, सुपर ऐप किया है, ये किया है, जिसकी वजह से एंजल उनको फायदा हुआ है। एज अ कंपनी दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। अगर हम थोड़े वैल्यूएशंस के ऊपर आएंगे, 28,000 की मार्केट करोड़ की कंपनी है। आरओई का परसेंटेज देखोगे तो 40% की आरओई, 35-40% की आरओई करती है। 20, आई थिंक 30% की आरओसी करती है। और मार्केट में अभी आप देखोगे पीई का थोड़ा महंगा है अभी ब्रोकरिंग हाउसेस में। लेकिन इसमें एक ही रिस्क है, अगर मार्केट गिरेगा, ये सेबी का कुछ नया रेगुलेशन आएगा तो देर इज मोर रिस्क ऑन टू इट। बट आई लाइक द फैक्ट that they understand this and now they're changing their business stance, they are changing to something different level पे ऊपर। ठीक है। उनको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉन कॉल में भी पूछे गए कि भाई आगे जाते हुए इतना सेबी का कर्व आपके ऊपर आएगा तो आप इसको कैसे हैंडल करें। वो बोले कोई बात नहीं है, हम दूसरी चीज में चले जाएंगे, लेकिन अपनी पेस ऑफ ग्रोथ को घटाएंगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस तो उन्होंने दिया है। ठीक है। तो इसलिए एंजल ब्रोकिंग कल अप था, आज भी 2% अप है। इसके बावजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी कल रिजल्ट आए। आप चाहते हो कि अगर मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके रहूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने रिजल्ट में कहा कि 26% की आरओई की, 15% का ग्रोथ इंजन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू सेक्टर्स में कोई अच्छी बैंक है तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। उसके एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव हो गए हैं। और उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि अगले 5 सालों में 1,000 ब्रांचेस खोलेंगे, अगले 1 साल में 12 ब्रांचेस खोलेंगे आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। नाउ दिस बैंक इज नो मोर लाइक द महाराष्ट्र बैंक, लाइक इट्स नेम इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बट इट्स मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो आता है वो मतलब 50% से ज्यादा लोग जो है बाहर अपने ब्रांच को ओपनिंग कर रहे हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एसेट क्वालिटी भी अच्छी है, रिटर्न ऑफ एसेट जो है 1.75 है, आरओई का नंबर भी अच्छा है। और छोटे, मतलब 41,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और आरओई के नंबर अच्छे हैं, आरओसी के नंबर अच्छे हैं, और एक्सपांशन प्लान भी है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एसबीआई एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आई लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेल दैन द एसबीआई। जहां पर और इसका सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने कहा है कि गोल्ड लेंडिंग में वो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब लोगों से गोल्ड ले रहे हैं और लोगों को एग्रीकल्चरल लोन दे रहे हैं। लोगों को पैसा चाहिए और गोल्ड के दाम जैसे बढ़ते हैं वैसा फायदा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी होता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज आई थिंक डिसेंट रिजल्ट। और देखना पड़ेगा कि जैसे आरबीआई रेट कट करेगी तो उसका सारा बहुत सारा इम्पैक्ट इनके ऊपर भी आएगा, बिकॉज एनआईएम को श्रिंक होगा, और अपनी एसेट क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव, मतलब डिक्लाइन होगा, और आरओई भी थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। लेकिन दिस इज फॉर द 1 और 2 क्वार्टर, सो अच्छे रिजल्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। कल एक रिजल्ट आए थे एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। एचसीएल टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत डिसेंट रिजल्ट है आई वुड से। बट HCL Technology is doing better job than the TCS, Wipro and the Infosys. That I can 100% tell you. Because अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को बढ़ा नहीं रहे हैं, और बहुत अच्छा काम, मतलब एक जो एसजी करके कंपनी है जहां से उनको एक बहुत सारा बिजनेस ऑर्डर बुक भी आया है। और सो HCL टेक्नोलॉजी को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड गाइस। थैंक यू सो मच।